हाय एवरीवन। यहाँ पर आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि हाल ही में कोविड-19 के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर है किस तरीके से चेंज हुआ और RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसमें भारत ने हिस्सा लेने से मना कर दिया या जिसका मेंबर बनने से भारत ने मना कर दिया, जिसमें बड़े बड़े देश थे, जिसमें प्रमुख रूप से जो था चाइना था। और उसमें इंडिया का जो कंसर्न था कि जो भारत के जो बायर होंगे RCEP के थ्रू, मतलब जो विदेशी कंपनियां भारत के अंदर आएंगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, वो जो भी व्यापार करेंगी उनका जो डेटा है वो भारत में रहना चाहिए। और भी कुछ चिंताएं थी भारत की, तो भारत ने वो चीज़ ज्वाइन नहीं की। फिर बाद में आ जाता है कोविड-19 के दौर में कैसे चीज़ें बदली। जो कई बड़े बड़े ग्रुप थे, जो मित्र राष्ट्र थे, वो कहीं ना कहीं उतने उनके अंदर मित्रता रह नहीं गई क्योंकि आर्थिक जो हित हैं वो सामने आ गए। फिर आपने देखा कि रसिया और यूक्रेन का वॉर कोविड-19 जैसे ही ख़त्म होने वाला था, रसिया यूक्रेन का वॉर आगे हुआ। रसिया यूक्रेन के जो युद्ध है उससे कहीं ना कहीं हर एक देश पर एक आर्थिक संकट गहरा गया। उस आर्थिक संकट के दौर में भारत तो पहले ही जब RCEP ज्वाइन नहीं किया था तभी से प्रयास कर रहा था कि कई देशों के साथ वो सेपरेट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए भारत ने अभी हाल ही में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। फ्री ट्रेड में एग्रीमेंट किसके उस लिए किया है, तो ये आपको देखना होगा। जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का जो समुद्र है उसे हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल की खाड़ी। तो उन बंगाल की खाड़ी से लगे हुए जितने भी राष्ट्र हैं, लगभग 7 राष्ट्र हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उनका एक ग्रुपिंग जो है जिसे हम बोलते हैं द चार्टर 5th बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम स्टेक। ये तो इसका भारत ने क्या किया, नेतृत्व किया। और इसमें भारत को एक कहीं ना कहीं भारत की जो महत्ता है इस ग्रुप में बढ़ भी जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि एक दूसरा ग्रुप है सार्क, लेकिन उसमें क्या है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान हमारा शत्रु राष्ट्र है, तो उसमें उसके कारण कहीं ना कहीं रोड़ा पड़ जाता था, कई बार विघ्न पड़ जाते हैं, तो वो उतना सक्सेस हो नहीं पाया। तो लेकिन इसमें ऐसा है कि हमारा कोई भी हॉस्टाइल राष्ट्र ऐसा है नहीं जिसमें इंडिया के लिए कोई दिक्कत आए, इंडिया के लिए कोई परेशानी आए। और नो डाउट इंडिया की जो पोजीशन है वर्तमान समय में ग्लोबल ऑर्डर में, वो एक नायक के रूप में ही निकल कर सामने आ रही है। तो इस ग्रुप में भी वो एज अ लीडर ही काम करेगा। तो यही पूरा एडिटोरियल है, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स परचेस करना चाह रहे हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं SHRINATH10। ये आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी के आज के एडिटोरियल को। कोहेशन एंड कोऑपरेशन। कोहेशन मतलब होती है एकजुटता या एक मतलब एकजुटता ही कह सकते हैं, और यहाँ पर कोऑपरेशन मतलब सहयोग, समावेशी सहयोग, या सबको साथ लेके जो सहयोग लेना। इंडिया मस्ट अस्योर अप्रीहेंशन ऑफ पावर इम्बैलेंस अमंग मेंबर ऑफ बिमस्टेक। तो इंडिया मस्ट मतलब इंडिया को करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शांत अस्योज मतलब शांत करना पड़ेगा। क्या शांत करना पड़ेगा? उन शंकाओं को शांत करना पड़ेगा। किन शंकाओं को शांत करना पड़ेगा? जो किसी भी ग्रुपिंग में जो मेंबर सदस्य राष्ट्र हैं उनके बीच की जो पावर इम्बैलेंस रहता है, उन सब चीज़ों को शांत करने के लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा? एक लीडर की भूमिका निभानी पड़ेगी। और ये किस ग्रुप की बात कर रहे हैं? तो ये ग्रुप की बात कर रहे हैं, बिम स्टेक की बात कर रहे हैं। तो यही है द एडॉप्शन ऑफ चार्टर एट द 5th बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। ये 5वां बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव था फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट प्रोमिस टू री एनर्जाइज 25-year-old ग्रुपिंग एट अ टाइम ऑफ ग्रुपिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर बिमस्टेक को भारत ने नेतृत्व किया और उसमें ये कहा कि इस 25 साल पुराने इस ग्रुपिंग को हम फिर से पुनर्जीवित करेंगे। और पुनर्जीवित करने का प्रमुख रीजन जो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल अनिश्चितता है जो कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। तो जो छोटे छोटे ग्रुप हैं उनको हम सशक्त करें, उनको हम अपने फेवर में लाएं। तो ये बहुत बड़ी
बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इंडिया के लिए। द चार्टर इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इम्पार्ट अ मोर कनेक्टेड विजन टू 7 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर चार्टर से ये अपेक्षा है कि वो हेल्प करेगा, किस में चीज़ में हेल्प करेगा कि जो ये 7 राष्ट्र हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे में एंगेज हों, ज़्यादा से ज़्यादा ये एक दूसरे को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा इनके बीच में ट्रेड हो। कनेक्टेड विजन, और यहाँ के कनेक्टेड विजन सामान्य रूप से एक आर्थिक विजन ही होता है जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। तो आप समझ सकते हो, और सब विजन अलग बात है, ट्रेड अलग बात है। ट्रेड के कारण आज लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ट्रेड के कारण आजकल समझौते हो जाते हैं। द चार्टर एंड इंडिया डिसीजन टू लीड सिक्योरिटी पिलर आउट ऑफ द 7 designated pillar of the revived BIMSTEC has given India's regional aspiration a new orientation। तो यहाँ पर चार्टर द चार्टर एंड द इंडिया डिसीजन टू लीड सिक्योरिटी पिलर, एक जो चार्टर है और उसमें भी सिक्योरिटी पिलर पर इंडिया जो लीड कर रहा है, उन सभी 7 जो मेंबर हैं या कह सकते हो आप 7 पिलर हैं बिम्स्टेक के, हैज़ गिवन रीजनल एस्पिरेशन। तो यहाँ पर इंडिया के लिए उसने रीजनल आकांक्षाओं को जन्म दिया है और नई नई आयामों को खोलने का काम किया है। अवे फ्रॉम द स्टेलमेट सार्क दैट हैज़ बीन अनेबल टू मीट सिंस नवंबर 2014। और जिसमें इंडिया क्या नहीं कर पा रहा था, स्टेलमेट मतलब होता है गतिरोध, जिसमें इंडिया का गतिरोध जैसे सार्क में चल रहा है ना, तो सार्क में जो गतिरोध चल रहा है, सो उस गतिरोध के कारण इंडिया जो अपनी अपेक्षाएं अपनी आकांक्षाओं को फुलफिल नहीं कर पाया, वो बिम्स्टेक के थ्रू कहीं ना कहीं करेगा। अ न्यू अपॉर्चुनिटी ऑल्सो अकम्पेन्ड बाय इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम। और यहाँ पर एक चीज़ भी देखने को मिलती है कि अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली है, नया अवसर मिला है, तो उसकी अपनी खुद की चुनौतियाँ भी होती हैं। दीज इनहेरेंट चैलेंजेस वर रिफ्लेक्टेड इन टाइम टेकन टू फाइनलाइज द चार्टर। और ये आंतरिक चैलेंजेस, आंतरिक चुनौतियाँ रिफ्लेक्ट हुई थी कब, जब इस चार्टर को क्या किया गया था, फाइनलाइज किया गया था। जो चार्टर अभी इन्होंने प्रेषित किया है और जिस चार्टर के बारे में सभी 7 के 7 राष्ट्र सहमत हुए हैं, उस चार्टर को जब बनाया जा रहा था या ड्राफ्ट किया जा रहा था, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम सामने आई। वन ऑफ द की फैक्टर वाज द रोहिंग्या क्राइसिस। उसमें से प्रमुख प्रॉब्लम ये थी कि रोहिंग्या क्राइसिस, क्योंकि आपने देखा होगा बंगाल से जो बांग्लादेश है, वो बे ऑफ बंगाल से बांग्लादेश भी जुड़ता है और वहाँ म्यांमार भी जुड़ता है, और इन दोनों ही राष्ट्रों की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, रोहिंग्या प्रॉब्लम है। तो दोनों राष्ट्रों ने, मतलब बांग्लादेश इस पक्ष में था कि जो म्यांमार से रोहिंग्या भागे गए हैं उन्हें वापस म्यांमार में बसाया जाए, लेकिन वहाँ जो म्यांमार की गवर्नमेंट है उसने कोई पॉजिटिव नोट इस पर ध्यान नहीं दिया और बांग्लादेश की इस कंसर्न को ज़्यादा मतलब एड्रेस नहीं किया। वन ऑफ द की फैक्टर रोहिंग्या क्राइसिस दैट बीकन द बायलैटरल बांग्लादेश म्यांमार टाई विद ढाका सीकिंग फुल रिपेट्रिएशन ऑफ द रिफ्यूजी। रिपेट्रिएशन मतलब फिर से उनके देश में वापस करना रिफ्यूजी, एंड द नेफिया द डिक्लाइन टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू इंटरनेशनल प्ली। तो यहाँ पर इंटरनेशनल प्ली क्या आती है कि भैया जो रोहिंग्या म्यांमार से भागे हैं उनको अपने घर पर पहुँचाया जाए। तो म्यांमार की जो सरकार थी उसने, जो वर्तमान में वहाँ के जो सरकार के, आप तो लोकतांत्रिक सरकार थोड़ा ही, वहाँ पर तो सेना का शासन है, तो वहाँ के जो मुख्य सेना के जनरल थे उन्होंने इस चीज़ को डिक्लाइन कर दिया। जो इंटरनेशनल प्ली थी कि भाई पूरे के पूरे रोहिंग्या को वापस म्यांमार में बसाया जाए, उसको क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अनलाइक सार्क विच इज़ वर्डन बाय इंडिया पाकिस्तान हॉस्टिलिटी, बिम्स्टेक इज़ रिलेटिवली free of sharp bilateral disagreement and promise to provide India with cooperative sphere of its own। तो ये जैसे सार्क में मतलब पाकिस्तान हमारा ऐसा है धुर विरोधी, मतलब अगर हम ये बोलेंगे कि पाकिस्तान में पानी की कमी है, इंडिया से पानी ले लो, तो वो यही बोलेगा कि नहीं हम इंडिया बोल रहा है तो हम फिर पानी लेना ही नहीं, हम पानी पीना छोड़ देंगे। इस टाइप की मतलब शत्रुता है कि भले ही चाहे वो अच्छी बात बोल रहा हो इंडिया, तब भी पाकिस्तान क्या करेगा, उसका मतलब वो काम नहीं करेगा। तो इस टाइप की जब गतिरोध होता है तो उस मेंबर या उस ग्रुपिंग के जो उद्देश्य हैं वो आसानी से फुलफ़िल नहीं हो पाते। उस ग्रुपिंग का जो मेन मुद्दा है वो फुलफ़िल नहीं हो पाता, जो कोर इशू हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते। लेकिन बिम्स्टेक में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा राष्ट्र उसमें शामिल नहीं है जो इतना धुर विरोधी हो जैसा इंडिया और पाकिस्तान है। तो वहाँ पर हम एक कोऑपरेटिव लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और कोऑपरेटिव लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान उसमें होता तो वो कोऑपरेटिव लक्ष्य भी वो इस हिसाब से डिज़ाइन करता, कह देता कि नहीं, हमारे यहाँ से जितने भी आतंकवादी हैं वो इंडिया में जाने चाहिए, उनको वीज़ा मिलना चाहिए।
तो अब ऐसे कोऑपरेटिव लक्ष्य कौन सा राष्ट्र बर्दाश्त कर लेगा। तो सार्क इसलिए फेल हुआ, लेकिन बिम्स्टेक कहीं ना कहीं इस चीज़ में इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा स्फीयर है, और जहाँ पर वो इंडिया लीडर की तरह काम कर रहा है। गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डोमेस्टिक एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर, this sphere will require sustainable bilateral and group level discussion to prevent problems such as the Rohingya crisis from becoming impediment of the smooth delivery of economic and security outcome। तो यहाँ पर बिम्स्टेक को अगर सफल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा कि एक स्वस्थ डिस्कशन जो है वो होता रहना चाहिए, चाहे बायलैटरली हो या ग्रुप के अंदर हो, जैसा भी हो। सातों राष्ट्र बैठकर बात कर लें, या जिन दो राष्ट्रों के बीच की समस्या है, जैसे रोहिंग्या क्राइसिस है, तो किन किन राष्ट्रों के बीच की समस्या है, म्यांमार और बांग्लादेश, तो दोनों बैठकर इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लें तो ये सही होगा। क्राइसिस फ्रॉम बिकमिंग इम्पेडिमेंट ऑफ स्मूथ डिलीवरी, और इससे क्या होगा, जो भी इम्पेडिमेंट, जो भी अड़चने हैं वो कम होंगी, और जो भी स्मूथ डिलीवरी है उनके लक्ष्यों को फुलफिल करने के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो उठाए जा सकते हैं। इंडिया टू विल हैव टू इंश्योर इक्वली sustained political engagement with partners such as Nepal, Sri Lanka and Bangladesh to prevent any domestic political spillover from affecting bilateral and group level working relationship। और इंडिया के लिए भी एक्टिवली काम करना चाहिए, किन किन के साथ, विल हैव टू इंश्योर, मतलब इंडिया के लिए भी इंश्योर करना पड़ेगा। क्या इंश्योर करना पड़ेगा, सस्टेनेबल पॉलिटिकल एंगेजमेंट की एक सतत राजनीतिक इंगेजमेंट बना रहे सभी कंट्री के साथ, चाहे नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, कि जिससे जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्पिल ओवर है, जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल राजनीति है, वो कहीं ना कहीं इस ग्रुप को अफेक्ट ना करने लगे। मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिकल राजनीति मतलब इस टाइप से है, जैसे म्यांमार है, म्यांमार के अंदर रोहिंग्याओं को भगाया गया, लेकिन बांग्लादेश और म्यांमार दोनों बिम्स्टेक के पार्ट हैं। तो अगर म्यांमार के अंदर म्यांमार की गवर्नमेंट ये कहती कि हम रोहिंग्याओं को ले लेंगे, रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार में ले लेंगे, तो वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट जनता है वो क्या हो जाएगी, खिन्न हो जाएगी। जब जो लोकल जनता खिन्न होगी तो वहाँ की सरकार ऐसा कदम उठाएगी नहीं कि वहाँ के जो लोग हैं वो चिंता में आए। और बांग्लादेश में क्या है, एक पूरा मेंटेलिटी कि भाई रोहिंग्या को उनका राष्ट्र स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन राष्ट्र स्वीकार नहीं कर रहा। तो बांग्लादेश हमेशा लोगों की अपेक्षाएं क्या है कि रोहिंग्याओं को अपना घर मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से काम करेगी बांग्लादेश सरकार। तो इन दोनों धुरियों के बीच में कहीं ना कहीं जो ग्रुप के लक्ष्य हैं वो प्रभावित ना हो, तो इंडिया के लिए ये निर्धारित करना पड़ेगा कि इन सब चीज़ ऐसे टकराव ना हो। विथ हिज कॉल फॉर अ बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज आउटलाइन इंडियाज विजन टू बोल्स्टर ट्रेड कनेक्टिविटी एंड ग्रुपिंग। बिम्स्टेक नेशन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि उनका विजन जो है इन सभी राष्ट्रों के बीच में एक कनेक्टिविटी पैदा करना है, और उससे क्या हो, एक प्रॉपर ट्रेड, एक स्वस्थ ट्रेड हो पाए इन सभी बिम्स्टेक राष्ट्रों के बीच में। एन FTA स्पेनिंग द मैरीटाइम रिसोर्स रिच मेंबर्स सच एज म्यांमार, श्रीलंका कुड ब्रिंग ड्रामेटिक गेन फॉर ऑल मेंबर। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि भाई जितने भी मैरीटाइम वाले राष्ट्र हैं, जैसे म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, तो ये सब राष्ट्र क्या कर सकते हैं, इनके पास समुद्र की अच्छी खासी सीमा है, वहाँ समुद्र के जो भी एरिया है वहाँ से रिच हैं, तो ये सब जब ग्रुपिंग कर लेंगे तो एक ट्रेड जो होगा ना वो बड़ा फ्लुएंट तरीके से हो पाएगा, बगैर किसी विरोध के हो पाएगा, बगैर किसी गतिरोध के हो पाएगा। तो इन रिसोर्सों को, मतलब रिसोर्स रिच मेंबर, मतलब इन मेंबर के पास इतने रिसोर्स है मैरीटाइम कि वो इनका सदुपयोग कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ट्रेड में उसका एक प्रॉपर यूज कर सकते हैं। इसको आप इस टाइप से समझिए कि मान लो यहाँ से एक इंडिया का शिप गया, कहीं भी ऑस्ट्रेलिया गया, अब उसे मान लो श्रीलंका के बॉर्डर से, श्रीलंका का जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो वहाँ से होकर गुजरना है। तो पहले क्या होगा कि इंडिया क्या करेगा, श्रीलंका गवर्नमेंट को बताएगा कि मेरा जहाज़ आ रहा है, फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट चेक करेगी कि सही जहाज़ है, ये है वो है, और फिर कई चीज़ें होंगी और उसमें टाइम लग जाएगा। लेकिन जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया तो फिर उतनी गवर्नमेंट को उतनी ज़्यादा डिस्कशन करने की बात नहीं, कोई एक नॉर्मल ऑफिसर जो एट अ पॉइंट वहाँ पर होगा वो इन सब चीज़ों को क्या कर देगा, रेगुलराइज कर देगा, ऑथराइज कर देगा, और इससे समय और पैसा दोनों चीज़ें बचेंगी। तो ये इनका कहना है कि मतलब उन रिसोर्स को एक प्रॉपर यूज़ करें हम ट्रेड के अंदर। अ कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम एंड एन इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड
कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम, कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम इज़ नॉट अ स्मॉल वर्ड। ये बिल्कुल ऐसा वर्ड है कि कोस्टल शिपिंग मतलब यहाँ से किसी भी, मतलब जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर उत्तर प्रदेश में कोई हमने माल प्रोड्यूस किया या किसी फैक्ट्री से माल निकला, तो उसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल केरल के उस बंदरगाह तक इतनी प्रॉपर होनी चाहिए कि बगैर किसी गतिरोध के वो बंदरगाह तक पहुंच जाए और फिर बंदरगाह से विदेशों में एक्सपोर्ट हो पाए। ये तो कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम एंड इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स in addition to adopted master plan for transport connectivity have the potential to boost integrational trade and economic tie। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बना लो, एक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रॉपर हो कि वहाँ बंदरगाह से माल भारत के किसी भी कोने में आ जाए, भारत के किसी भी कोने से माल बंदरगाह तक ईजीली पहुँच जाए। तो ये सब चीज़ हमें बनानी पड़ेंगी। हैविंग वॉक अवे फ्रॉम मेगा ट्रेड ब्लॉक सच एज चाइना लेड RCEP, New Delhi willingness to explore an FTA within the framework of near home regional grouping may provide greater accommodation। तो यहाँ पर जैसे आपको मालूम होगा कि इंडिया ने चाइना लेड मतलब जिसकी आधारशिला चाइना ने रखी थी, ऐसा ग्रुप RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको क्या कर दिया, उस पर मेंबर बनने से मना कर दिया। वॉक अवे मतलब मेंबर बनने से मना कर दिया। न्यू दिल्ली इज विलिंगनेस, तो फिर उससे क्या हुआ, न्यू दिल्ली कहीं ना कहीं इस ओर इंक्लाइंड है, इस ओर काम कर रही है कि वो अपने जो रीजनल ग्रुप हैं उनमें उनके अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे, और ये कहीं ना कहीं ग्रेटर अकोमोडेशन होगा फॉर मल्टी पार्टी इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो ये सभी के हित में है, ना केवल इंडिया के बल्कि सभी के हित में होगा। द सिक्योरिटी एंड ट्रेड रिलेटेड लेसन फ्रॉम troubled SAARC and SAPTA experience also ought to serve BIMSTEC well in long run। तो यहाँ पर जैसे सिक्योरिटी के इंटरेस्ट हो गए, ट्रेड रिलेटेड लेसन हो गए, वो सार्क में और साप्टा में दोनों में क्या होगा, कहीं ना कहीं फेल हो गए, या वो ऐसे ही धीमे धीमे काम कर रहे हैं, कभी काम होता भी नहीं होता। ऑल्सो ought to serve, लेकिन यहाँ पर BIMSTEC में ये अगर लॉन्ग रन में सही होते हैं तो इनको सही करना चाहिए कि BIMSTEC में इस चीज़ को प्रॉपर फुलफिल हो पाए, इस टाइप के इंटरेस्ट भी। अल्टीमेटली थ्रू द रिवाइव ग्रुपिंग टू रियलाइज इट्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल, इंडिया विल हैव टू टेक लीडरशिप रोल इन अश्योरिंग एनी प्रेप्रिहेंशन। तो यहाँ पर अल्टीमेटली मतलब जब इंडिया ग्लोबल ऑर्डर पे इस चीज़ की परिस्थितियों को देखते हुए इंडिया ने ये समझा कि हाँ भैया इस टाइप की ग्रुपिंग को हमें क्या करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए, तो वहाँ पर ये जो मतलब रियलाइज़ किया इंडिया ने कि इन छोटे छोटे ग्रुप में भी इकोनॉमिक पोटेंशियल है। तो ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के कंसर्न एक और बन जाता है, उसे लीडरशिप का रोल अदा करना पड़ेगा, और जो भी अस्वेजिंग मतलब शांत करनी पड़ेंगी किनको, एप्रीहेंशन, उन सभी आशंकाओं को जो छोटे छोटे राष्ट्रों के बीच में होती हैं कि भाई बड़ा राष्ट्र उनके कहीं इकोनॉमिक कॉलोनी तो नहीं बना लेगा, कहीं जैसे चाइना का होता है कि चाइना कहीं पे भी जाता है तो पूरा अपना माल डंप कर देता है और उस राष्ट्र से कुछ परचेज़ करता नहीं है, मतलब सिर्फ एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। तो इसमें सामने वाला राष्ट्र जिसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसको नुकसान हो जाता है। तो उसके अंदर आशंका बैठ जाती है कि कोई अगर बड़ा राष्ट्र हमसे कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है तो ऐसा ना हो कि हमारा पूरा मार्केट वही कैप्चर कर ले और हम हाथ पे हाथ धरे रह जाएं। तो इन सब आशंकाओं को इंडिया को लीडर के तौर पर निकल कर सामने आना पड़ेगा, और इन सब आशंकाओं को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। स्मॉलर मेंबर ऑफ इंट्रा-ग्रुप पावर इम्बैलेंस एंड स्ट्राइव फैसिलिटेट ग्रेटर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी एंड फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय लोअरिंग बैरियर टू द मूवमेंट ऑफ द पीपल्स गुड। तो यही है कि मतलब इन सब चीज़ों को वो करे, और जो उनकी सिक्योरिटी कंसर्न है इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दे कि छोटा राष्ट्र ये ना सोचे कि हमारी जो सिक्योरिटी है उस पर कहीं ना कहीं बड़ा राष्ट्र हम अगर समझौता करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का तो उसमें भी हमें लॉस हो सकता है। तो इन सब आशंकाओं को जो छोटे राष्ट्रों की होती हैं उसको इंडिया को दूर करना पड़ेगा, और अगर लॉन्ग रन में छोटे छोटे ग्रुपिंग को पावरफुल बनाना है या फुलफ़िल करना है या सक्सेसफुल बनाना है तो इंडिया को ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो ये पूरा एडिटोरियल था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब पर्सनली जाकर बायलैटरली या मल्टीलैटरली भी जो छोटे छोटे ग्रुप में वो साइन कर रहा है, और भारत की एक इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए और जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो
तहस नहस हो रहा है या कहीं ना कहीं नए समीकरण बना रहा है, उसमें एक अपना नया आयाम इंडिया खोज रहा है। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।